नमस्ते दोस्तों, आज की नई कक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका नाम है एक कहानी यह भी। इस पाठ की लेखिका है मनु भंडारी। और जैसे कि आप थोड़ा सा अपनी अनुक्रमणिका को गौर करके देखिए जिसमें गद्य, पद्य और नॉन डिटेल का भाग है। तो पहला गद्य भाग हम ले रहे हैं, तो उसमें हमने 3 पाठ ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। उसमें हम अगर गौर करके देखेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के साहित्य के प्रकारों को पढ़ने के लिए दिया गया है। वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले महान लेखक प्रेमचंद की कहानी, उसके बाद कर्तव्य और सत्यता जैसा निबंध, और उसके बाद हमने पढ़ा है गंगा मैया से साक्षात्कार जैसा एक साक्षात्कार, है ना, इंटरव्यू का एक प्रकार हमने देखा। उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक आत्मकथा। आत्मकथा यानी जो व्यक्ति अपने जीवन के कुछ पहलुओं को खुद लिखता है। और एक होती है जीवनी, जो कि हम जिनसे इम्प्रेस्ड है, या जो व्यक्ति का जीवन बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है, जिस व्यक्ति ने सबको इंस्पायर किया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना, यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लिखते हैं, उसको हम जीवनी कहते हैं। तो यहाँ पर हम आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं। किसकी आत्मकथा? तो लेखिका की खुद की आत्मकथा यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए दी गई है। तो हमें सिलेबस कमेटी ने बहुत ही अलग अलग प्रकार की कहानी, अलग अलग प्रकार के साहित्यिक विधाओं को पढ़ने का मौका दिया है, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। तो चलिए हम लेखक का परिचय जानेंगे और उसके बाद पाठ की शुरुआत करेंगे। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 1931 ईस्वी में हुआ। आपकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रहीं। वहां से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। तो मनु भंडारी जी अभी भी दिल्ली शहर में रहती हैं और वो आज भी लेखन कार्य कर रही हैं। और इनकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये स्त्री लेखिका है, तो जाहिर है कि वो खुद स्त्री हैं और स्त्री के मन को वो अच्छी तरह से जानती है, महिला के मन को वो अच्छी तरह से जानती है। और ज़्यादातर लेखन उनका स्त्री मन से जुड़ा हुआ है, उसके एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ है और उसकी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। और उसके लिए, इस कार्य के लिए निरंतर काफ़ी सालों से वो लेखिका हैं और उसके लिए उनको कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। इनकी रचनाएं देखिए विद्यार्थियों की। कहानी संग्रह है मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि। उपन्यास यानी नॉवेल्स है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी इत्यादि। तो इस तरह से लेखिका ने बहुत सारी कहानियाँ, कहानी संग्रह और उपन्यास लिखे हुए हैं। उसमें से एक कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, एक कहानी यह भी, जो कि उनकी आत्मकथात्मक कहानी है, ऐसा मैं कहूँगी। एक कहानी यह भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और 5 मार्क्स के लिए ये परीक्षा में, फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर भी मैं आपको दूंगी।
तो कुछ परिचय हमने इसमें पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत परिचय मैं मेरी ओर से भी आपको बताऊंगी। एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका मनु भंडारी ने अपने लेखकीय जीवन की कहानी उतारी है। यह कहानी पूर्ण रूप से आत्मकथा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें इनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के संघर्ष पर प्रकाश ये डालती हैं। यह कहानी एक मैं और आप जैसे हैं वैसे ही एक छात्र की, एक विद्यार्थी की कहानी है। जैसे कॉलेज के 11th और 12th के जैसे विद्यार्थियों की मनोदशा होती है, वैसी ही मनु भंडारी भी थी, जिसमें लेखिका भी एक विद्यार्थिनी है और धीरे धीरे किस तरह से वह अपने अध्ययन और गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा साहित्य यानी लिटरेचर में इंटरेस्ट लेने लगती है और लेखिका बन जाती है, राइटर बन जाती है। हाल ही में मुझे एक मेरी विद्यार्थी ने फ़ोन किया था और कहा था कि मुझे राइटर बनना है। वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखती है, मुझे हमेशा भेजती रहती है, रिसेंटली पास्ड आउट है। तो मुझे लेखिका या राइटर बनने का कोर्स करना है, तो कहीं कोर्स अवेलेबल है तो बताइए। मैंने कहा बताऊंगी, पर लेखिका बनने के लिए सबसे पहले या लेखक बनने के लिए सबसे पहले अध्ययन की आवश्यकता होती है, पढ़ाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी हम वो प्रोसेस इसमें पढ़ सकते हैं कि कोई राइटर कैसे बनता है। कई बार हमें लगता है ना कि लिखना कैसे करते हैं, कोई इतना सब कुछ कैसे लिख सकते हैं, ये हम आप जैसे सभी लोगों की मन बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर मनु भंडारी भी धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हुए किस तरह से एक राइटर बनती है, इसकी कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मनु भंडारी जी की यह कहानी उनकी लेखिका बनने की यात्रा के छोटे मोटे उतार चढ़ावों की ही कहानी नहीं है, जिससे कि उनके जीवन में आई कई दिक्कतें, भूकंपों के समान आई आपत्तियों की कहानी है। सबके जीवन में कठिनाई होती है, तो लेखिका के भी जीवन में कई प्रकार की कठिनाई थी। तो उन सब के साथ संघर्ष करते हुए किस तरह से वो तटस्थ रहती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, और इन सब को बयां करने वाली ये सुंदर आत्मकथात्मक कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लेखक को या कोई लेखक हो या कोई और प्रोफेशन, किसी भी व्यक्ति का निर्माण करने में गुरुजनों का अहम रोल होता है या भूमिका होती है। तो विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए ये कथा हमें सिलेबस कमेटी ने दी हुई है, इस कथा का चयन किया गया है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे एक कहानी। यह भी इस टाइटल से आपको लगेगा कि लेखिका कुछ बताना चाहती है, कोई अपने मन की बात बोलना चाहती है कि बहुत सारी कहानियों में मेरी भी ये एक कहानी है ऐसी, इस तरह का इशारा करता हुआ ये टाइटल है, एक कहानी यह भी, एक कहानी मेरी भी। इस तरह से इसका अर्थ हम लगा सकते हैं। तो पाठ की शुरुआत करेंगे। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे।
एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। तो लेखिका अपने यादों में यानी फ्लैशबैक में जाकर, अपनी यादों में जाकर अपनी बचपन से जो भी उनके साथ घटनाएं घटी है उनको याद करते हुए हमें अपनी कहानी बता रही हैं। तो जाहिर है ये कहानी पास्ट में है ना, ये भूतकाल में कहानी है। तो लेखिका खुद की कहानी बता रही है। वो कहती है, मेरा जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में, लेकिन उनको जब से याद है वो यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर शहर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। हम किसी न किसी एक एरिया में बचपन हमारा गुजरा होता है तो हमें वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो वैसे लेखिका को अजमेर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला बहुत अच्छी तरह से याद है। उसमें 2 मंजिला मकान, 2 मंजिला यानी 2 फ्लोर का घर था, जिसकी ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। जो ऊपरी फ्लोर है उसमें पिताजी रहते थे, साम्राज्य था यानी उनका ही राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों और पत्रिकाओं को अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते थे या तो डिक्टेशन देते थे। यानी पिताजी ने जैसे कमरा पूरा एक्वायर कर लिया था और उनकी हर एक जगह पर पुस्तकें फैली हुई थी, कई जगह अखबार फैले हुए थे, कई जगह आर्टिकल्स लिखे हुए, कई पुस्तकें। तो एक तो वो पढ़ते रहते थे उस कमरे में बैठकर और दूसरा किसी को कुछ डिक्टेट करते हुए दिखाई देते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। तो इस शुरुआती पैराग्राफ में लेखिका हमें अपने माता पिता का परिचय करवा रही हैं अपने बचपन के साथ, यानी वातावरण परिस्थिति कैसी थी और किस वातावरण में वो रहती थी और पिता कैसे थे और माँ कैसी थी। तो पिताजी तो इस सभी चीज़ों से लगता है कि पिताजी पढ़े लिखे थे, पिताजी राइटर थे, पिताजी शिक्षक होंगे, तो ये सभी बातें पता चलती है। पर वो अपनी माँ के बारे में क्या कहती है, नीचे हमारे साथ हमारी माँ रहती थी, वो भी बेपढ़ी लिखी यानी माँ अनपढ़ थी। व्यक्तित्व विहीन माँ यानी उसको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं थी, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। पहचान केवल क्या थी कि इन बच्चों की माँ और इनकी पत्नी, ये पहचान हर एक हाउसवाइफ को होती है। वैसी पहचान लेखिका कह रही है कि व्यक्तित्व विहीन माँ यानी अपना कोई मत या अपनी कोई पहचान जिसकी ना हो। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। जैसे कि सुबह से शाम माँ हमारे घर पे भी वही काम करती है कि सबसे पहले जो है अपने बच्चों को जो चाहिए नहीं चाहिए वो देखना और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करना। आज्ञा यानी ऑर्डर, तो जो भी ऑर्डर देते हैं पिताजी, जो भी कहते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन वो करती थीं। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। तो पिताजी पहले इंदौर शहर में रहते थे, तो हमने देखा कि पिताजी को बहुत सम्मान था, बहुत ही नाम था उनका, प्रतिष्ठा थी। कांग्रेस जैसी पार्टी में मनोज भंडारी के पिताजी काम करते थे और उसी के साथ साथ समाज सुधार यानी सोशल वर्क भी करते थे, उससे जुड़े कई काम वो कर रहे थे। शिक्षा के केवल वो उपदेशक नहीं थे, यानी सिर्फ शिक्षण लेना चाहिए ये बड़ी बड़ी बातें वो नहीं करते थे। उस ज़माने में शिक्षा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण था और उस ज़माने में जब कोई नहीं पढ़ता था तो सबको इंस्पायर करने की आवश्यकता थी कि पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। तो ऐसे समय वो केवल लोगों को उपदेश देते नहीं थे, बल्कि 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को वो अपने घर पर रखते थे। घर पर रखकर उनका सभी सेवा करते हुए उनको पढ़ाया लिखाया भी है और उसमें से कई लोग नौकरियां पाकर ऊंचे ऊंचे पदों पर यानी पदों पर भी
काम करने लगे थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। तब कोई टेंशन, कोई जिक्र, कोई प्रॉब्लम उनके जीवन में नहीं थी। और उनकी दरिया दिली के चर्चे कोई कम नहीं थे। दरिया दिली यानी क्या कि वो बहुत ही जनरस थे। उनको देना अच्छा लगता था, सबको हेल्प करना अच्छा लगता था, क्योंकि उनके पास था और मन भी उनका जो है बहुत ही बड़ा था, बहुत ही दिल बड़ा था। दरिया दिली, ऐसे दरिया यानी क्या, समंदर जैसा दिल। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील थे। वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। सबके मन की बात समझ सकते थे, इतने सेंसिटिव थे। और दूसरी बात क्या थी, दूसरा उनका एक पहलू था और एक रूप था कि वो बेहद क्रोधी भी थे और अहमवादी थे। अहमवादी यानी ईगोइस्टिक होना अपने, तो अहंकार थोड़ा बहुत उनमें दिखाई देता था क्रोध के साथ। हर एक व्यक्ति में अच्छे बुरे दोनों भी गुण होते हैं। तो मनु भंडारी ने बचपन से ही अपने पिताजी के इन दोनों चेहरों को देखा था। एक तरफ वो बहुत ही जनरस है, एक तरफ वो एजुकेटेड है, एक तरफ वो समाज सेवा करते हैं, पर घर पर माँ उनके आदेश मानती है। घर पर क्रोध उनका अहंकार भी काम करता है। और एक जगह वो बहुत ही कोमल मन के, बहुत ही संवेदनशील भी थे। तो दो पहलू उनके पिताजी के वो बता रही हैं। और माँ जो एक हाउसवाइफ है, एक होम मेकर है। तो दोनों का परिचय यहाँ पर मनु भंडारी ने दिया है। आगे पढ़ेंगे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे, जिन्होंने आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। तो सबसे पहले माता पिता का परिचय मनु भंडारी ने दिया। अब वो जब समझदार हो गई है तो ये तो यादें थी कि पिताजी बहुत ही जनरस थे, पिताजी लोगों को मदद करते थे, कांग्रेस पार्टी में थे, सबको हेल्प करते थे, समाज सेवक थे। ये सब उन्होंने सुना था, पर जब वो देख रही थी तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता। तो भग्नावेश यानी क्या? खंडर, यानी जिसमें कोई नहीं रहता, या कोई ऐसा घर जो बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, धूल लगी हुई है, उसमें जाने के लिए डर लगता है, वैसा खंडर। या हम कह सकते हैं कोई टूटी फूटी वस्तुओं के बचे टुकड़े। टूटी फूटी कोई वस्तु है, ऐसे ही पड़े हुए टुकड़े हैं। यानी पिताजी की पर्सनालिटी कुछ और थी पहले, और केवल नाम के वास्ते पिताजी वैसे रह गए थे। उनके सारे जो सगुण थे, अच्छे गुण थे, वो दुर्गुणों में बदल चुके थे। क्यों? उसके लिए कारण थे। एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका उनको लग गया था,
और इसीलिए वो इंदौर शहर से अजमेर शहर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर एक डिक्शनरी बनाने, शब्दकोश यानी डिक्शनरी बनाने का काम उन्होंने हाथ में लिया था। डिक्शनरी बनाना इतना आसान नहीं है कि बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करना, उनका अर्थ लिखना। आजकल हमारे टिप्स पर हमारे जो है उंगलियों का काम है कि कोई भी शब्द का अर्थ ढूंढना। टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने आगे बढ़ गए हैं, पर बेसिक समय में या बेसिक तौर पर जिन्होंने काम किया है उन्होंने बहुत ही मेहनत की है कि शब्दों को बनाना, वो प्रोसेस और उसके अर्थ ये सब ढूंढ कर लिखना, उसको संचित करना, ये बहुत बड़ा काम है। और अपने आप में इतना बड़ा काम जो है मनु भंडारी के पिताजी उस समय कर रहे थे। और उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश उस ज़माने में बनाने का अधूरा काम जो था वो पूरा करना शुरू कर दिया। और वो अपने आप में पहला काम उन दिनों था। ऐसा कोई काम कोई और व्यक्ति नहीं कर रहा था। और इस काम ने उनको बहुत ही नेम एंड फेम दिया, प्रतिष्ठा, इज्जत, यश बहुत दिया, पर अर्थ नहीं दिया। अर्थ नहीं दिया यानी क्या? उनको कोई पैसे, कोई फ़ायदा उसमें हुआ नहीं। यानी उनकी आर्थिक स्थिति गिरती चली गई, पैसों की कमी, क्योंकि पहले ही आर्थिक झटके से वो गुज़र चुके थे। तो उसकी वजह से यही कारण होंगे कि उनके व्यक्तित्व की, उनके पर्सनालिटी के जो सकारात्मक पहलू थे, सकारात्मक यानी क्या? जो उनके पर्सनालिटी के पॉजिटिव गुण थे, यानी किसी भी व्यक्ति के जो सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो था उनका श्रिंक होता चला गया। क्योंकि मेरा ही, जब देखिए कॉमन मैन भी, हम सब लोग भी, जब अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं होती तो उसी चश्मे से हम दूसरों को भी देखते हैं। यानी दूसरा अगर आगे बढ़ जाए तो हमें बुरा लगने लगता है, तो उसकी पैर खिंचाई हम करने लगते हैं, या दूसरों की कामयाबी से हमें दुख होने लगता है क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, और वही लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड हम कहते हैं। तो वैसे पिताजी जो है धीरे धीरे उनके गुण, सकारात्मक गुण जो थे, पॉजिटिव गुण जो थे, वो नेगेटिविटी में धीरे धीरे बदलने लगे। उनको वो निचोड़ता चला गया, श्रिंक करता चला गया। क्या? जीवन की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति जो है तंग होती चली गई, और सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात की भी अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को बताएं। उनको इतना ईगो प्रॉब्लम होगी कि मैं क्यों अपने बच्चों को अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तो वो अपने बच्चों तक से ये शेयर नहीं करते थे। उनकी आदतें भी बहुत बड़ी बड़ी नवाबी आदतें, नवाबी आदतें क्यों कहते हैं? जब उनको, वो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड थे, तब जाहिर है उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी थी, तो उनको आदतें भी वैसी थी। नवाब जो बहुत ही पैसे वाले या राज करने वाले लोगों में से एक, नवाबी लोग जो बहुत ही पैसे वाले समझे जाते थे, तो वैसी आदतें मेरे पिताजी की थी। और हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, यानी क्या? हमेशा टॉप पर रहने की जो आदत थी उनको, हमेशा वो फेमस रहा करते थे, हमेशा वो आगे रहा करते थे, कभी हार कर उनको आदत ही नहीं थी। कहा जाता है ना कि सक्सेस पाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सक्सेस को मेंटेन करना, और उसके बाद अगर फेलियर आता है तो हाउ टू मैनेज फेलियर, ये भी आजकल कोर्सेज करवाए जाते हैं इंसान को। पर इंसान को खुद सीखना चाहिए, उसमें हमें खुद सीखना चाहिए कि वो फेलियर कैसे जो है मैनेज किया जाए। तो पिताजी की यही बात थी कि हमेशा शीर्ष पर, हमेशा टॉप पर रहकर वो जो थे, वो उनको आदत थी। पर जब वो जैसे ही फेल हुए, जैसे ही उनकी आर्थिक परिस्थिति सिकुड़ने लग गई, तो वो जो परिस्थिति थी वो उनसे हैंडल नहीं हो पाई। इसीलिए आज हम उदाहरण देखते हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में कई समाजसेवी, कई विद्यार्थी हम देखते हैं फेलियर फेस नहीं कर पाते। और ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात है आजकल के सोसाइटी की, समाज की, कि हम सक्सेस तो सेलिब्रेट करते हैं, सक्सेस को चारों लोगों में ढिंढोरा पीटा जाता है,
पर फेलियर आने के बाद इंसान को लगता है अपना जीवन ही ख़त्म कर दिया जाए, उसके व्यतिरिक्त मेरे पास कोई भी चारा नहीं। इसीलिए रिसेंटली कई बिजनेसमैन हैं, उन्होंने आत्महत्या की हुई नज़र आई है। कई लोगों ने जो है अपना जीवन मिटा दिया है किसी न किसी अलग तरीके से। मैं यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं लेने जा रही हूँ, जनरली आप सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप सब इसी युग में जी रहे हैं, तो इस युग में विद्यार्थी को भी एक विषय में फेल होने के बाद लगता है कि मेरा जीवन मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, मैं अभी जीने के ही लायक नहीं हूँ। ऐसे निर्णय हम ले लेते हैं। यहाँ पर मानसिक कमज़ोरी जो है वो देखी जा रही है, और मनु जी के पिताजी के साथ भी धीरे धीरे यही होता जाता था। हालांकि आजकल की जो डरपोक जनरेशन है उनके जैसा उन्होंने नहीं किया, पर उनके जो स्वभाव में बदलाव आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, क्रोध आ गया, तो उसका परिणाम किन पर होता था? पहले पत्नी पर। और उनकी पत्नी उनके ऐसे स्वभाव के कारण थर थर काँपती थी, डरती थी। और उनको ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने उनका विश्वासघात किया था, अपने ही लोगों ने उनको कहीं फंसाया होगा, कुछ किया होगा। तो वो जो एक प्रकार की चोट लेकर मनु जी के पिताजी जिंदा थे और किसी न किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो इस सभी चीज़ों में उनके गुण बदल गए, उनका स्वभाव थोड़ा बदल गया। तो बाद के दिनों में पिताजी बहुत ही शक्की बन गए, डाउट करते थे, लोगों पर शक करते थे, अपने ही बच्चों पर शक करते थे। और जब तब हम लोग इसकी चपेट में आ जाते थे, तो उसकी वजह से घर के लोग उसकी चपेट में आ जाते। घर के लोग, अभी देखिए घर में भी पिताजी माँ अपने काम से लौटते हैं, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है, तो क्या हो जाता है, कई बार वो स्ट्रेस हम पर निकाल देते हैं। हम भी कई बार यहाँ से निकलते हुए कुछ हमारे साथ हो जाता है, तो हम घर पर जाकर किसी अपने पर गुस्सा उतारते हैं। तो ये बात होती रहती है, और ये मनु भंडारी जी के साथ भी हो रहा था। ऐसे शुरुआती कहानी के हिस्सों में उन्होंने अपने माता पिता, अपने घर की परिस्थिति और अपने बचपन की यादों के साथ हमारा परिचय करवाया है। आशा है आपको ये कहानी या ये आत्मकथा समझ में आ रही है। अगला हिस्सा अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।